नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार सैनी अपने YouTube चैनल मैथ सलान पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हम हिंदी वर्णमाला पर डिस्कस करने जा रहे हैं। हिंदी वर्णमाला की दोस्तों ये टेक्निकल मास्टर वीडियो है। टेक्निकल मास्टर वीडियो से मतलब आज हमने हर शब्द को बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हर शब्द को याद करने की एक ट्रिक बनाई हुई है, एक टेक्निक बनाई हुई है दोस्तों। और इसके साथ साथ अब मास्टर वीडियो क्यों है? मास्टर वीडियो मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, ये मास्टर वीडियो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस वीडियो से बनकर जितना भी मैं आज पढ़ाऊंगा इस वीडियो में आपको, इससे बाहर एग्जाम में एक भी शब्द नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। बस वीडियो को एंड तक देखना है आपको। हर ट्रिक से मैं हर इसकी बहुत यूनिक ट्रिक्स मैंने बनाई है, जिनकी मदद से आप एक एक शब्द दोस्तों याद रख सकते हैं और उन शब्दों का आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ये भी मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो चलो सबसे पहले ट्रिक इसकी हम पढ़ेंगे, ये सब ट्रिक से ही याद करने वाले हैं हम। इसके बाद में जो कुछ लिखूंगा उसको भी हम ट्रिक से याद करने वाले हैं। देखिएगा, बहुत यूनिक, बहुत अच्छी इंटरटेन वाली करने वाली जो ट्रिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले इसका बेसिक सीख लें। बेसिक ज्ञान किसी भी चीज का बहुत जरूरी है दोस्तों। चलिए, तो हिंदी वर्णमाला दोस्तों 52 अक्षरों से 52 वर्णों से मिलकर बनी है, जिसमें 33 मूल व्यंजन होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं, 2 उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 11 स्वर होते हैं दोस्तों। 33 11 44 और 2, ठीक है, 44 और 8 52 बन जाते हैं। क्योंकि 8 कौन कौन से बोले मैंने? 8 बोले हैं संयुक्त व्यंजन, 2 अयोगवाह हैं और 2 उच्छिप्त व्यंजन, जिनको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। सब कुछ आज बोर्ड पर लिखा हुआ है। आइए एक एक करके स्टडी करते हैं दोस्तों। चलो, सबसे पहले बात करते हैं मूल स्वर या ह्रस्व स्वर की। ठीक है, जो दोस्तों बिल्कुल स्वतंत्र है, जिनको बनाने के लिए किसी भी अक्षर की किसी भी स्वर की मदद हमें नहीं लेनी पड़ती, तो वो कहलाते हैं मूल स्वर। जिसमें कौन कौन है? ए है, छोटी ई है, छोटा ऊ है और री है। अब ठीक है दोस्तों, अब बनते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ए प्लस ए तो आ बना, छोटा ई प्लस बड़ा ई, ठीक है दोस्त, छोटा ई प्लस छोटा ई बड़ी ई बना, तो वो कहलाते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है दोस्तों? जो इन चारों को छोड़ते हुए ए, ई, उ, री को छोड़ते हुए आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और औ, ये चारों क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं दोस्तों। इनके अलावा इनकी संख्या 4 है, इनकी संख्या दोस्तों 4 है, इनकी संख्या 7 है। तो 7 और 4 11 हो गए दोस्तों। अब आते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इन 4 विकल्पों में से 3 अलग दिए होंगे, एक संयुक्त स्वर इनमें से डाल दिया होगा। पूछेंगे 3 ये होंगे, बोल देंगे इनमें से बताएं संयुक्त स्वर कौन सा है। तो संयुक्त स्वर क्या होता है दोस्तों? इन्हीं के कॉम्बिनेशन से, मूल स्वर और दीर्घ स्वर के आपस में कॉम्बिनेशन से ही जो स्वर बनते हैं वो संयुक्त स्वर हैं। और ये इनकी संख्या भी कितनी है मित्रों? इनकी संख्या भी 4 है, ठीक है ना। जैसे ए है तो ए प्लस छोटी ई से मिलकर बन जाता है ए प्लस ए से मिलकर बन जाता है ऐ, और आगे को भी इसी तरीके से, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा तो अयोगवाह है। अयोगवाह क्या होते हैं दोस्तों? अयोगवाह है अंग और अह। अंग अनुस्वार है, अह विसर्ग है। अंग अनुस्वार है और ये विसर्ग है। ये दोनों ऐसे वर्ण हैं, ठीक है ना, जो कि ना तो व्यंजन ही है और ना दोनों स्वर ही है, इन दोनों के बीच में है ये। ना तो आप प्रॉपर वे में इनको स्वर ही कह सकते हैं और ना व्यंजन ही कह सकते हैं, इसलिए इनको अलग रखा गया है और ये अयोगवाह कहलाते हैं। चलिए दोस्तों, अब आते हैं उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन पर। ये किन से बने हैं? ये बने हैं डे और ढे से। डे और ढे से यदि इनके नीचे में बिंदु लगा दूं तो ये अब हो जाएंगे अढ़े और अढ़े, अढ़े और अढ़े हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। अब ये इनसे अलग हैं, द्विगुण है, दूसरा गुण हो गया इनसे इनका उच्छिप्त। उच्छिप्त से मतलब होता है किसी चीज को तेजी से फेंकना, किसी चीज को थ्रो करना। तो दोस्तों, जब इनको हम अड़ और अढ़ो को बोलते हैं, इनका नाम उच्छिप्त व्यंजन क्यों है? उच्छिप्त व्यंजन इसलिए है, देखिए आप इनको बोल के देखिए, आपकी जीवा तेजी से, आपकी जीवा ऊपर जाएगी और फिर तेजी से नीचे की ओर आएगी, तेजी से थ्रो होगी नीचे की साइड। कैसे बोलेंगे? अड़, यानी कि तालवे से लगने के बाद तेजी से नीचे आएगी। अड़ अड़ अड़, तेजी से थ्रो होगी दोस्तों, और इसी को फेंकने को ही तेजी से नीचे की ओर फेंक देगी, तालवे से टकराई और नीचे आ गई तुरंत। इसी कारण इसको उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। उच्छिप्त का मतलब होता है फेंकना, ठीक है। तो ये अड़ और अड़, ठीक है, इनको ध्यान रखना।
अब आते हैं संयुक्त व्यंजन। ये बताऊंगा, सब बताऊंगा, मैं ट्रिक के साथ बताऊंगा, एक एक शब्द की ट्रिक है दोस्तों, बहुत जिंदगी भर के लिए मैंने इसीलिए तो कहा ये मास्टर वीडियो है, एक एक शब्द आपको याद कर जाने वाला है, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। ठीक है ना, आप देखते जाओ बस एंड तक, मिस मत करना बीच में इसको, ठीक है, स्किप नहीं करना। ये हो गया। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन भी दोस्तों बहुत सारे व्यंजनों से मिलकर बने हैं। ये व्यंजनों का कॉम्बिनेशन है, व्यंजनों के संयुक्त में परस्पर मिलकर बने हैं। जैसे अब मैं बात करूं दोस्तों अक्षय की, तो ये कै प्लस के शय से बना है, कै प्लस शय, और कै के नीचे दोस्तों आपको हलंत लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये आधे कै प्लस के शरीफा वाले शय, पेड़ चीरा से जिसको बोलते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से, उनके दोनों के मिलने से बना, इसीलिए तो संयुक्त व्यंजन है। त्रय की बात करता हूं तो तय आधा ये भी और प्लस के रे, ठीक है दोस्तों, ये त्रय हो गया। यहाँ से आधे तय और रे, इनसे भी तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए क्या किस प्रकार बना है। ज्ञानी कैसे बनता है, आधा जय प्लस के अय्य से मिलकर बनता है दोस्तों। कैसे बनाएंगे आप, जय को हलंत लगा के आधा करेंगे और अय्य करेंगे। त्रय के श्रमिक कैसे बनता है दोस्तों, ये शय लिखेंगे, शलजम वाला शय, इसको आधा करेंगे प्लस के रे लिखेंगे, श्रमिक हो गया। ठीक है मित्र, ये भी बना। तो चारों को समझ गए आप, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि भाई संयुक्त व्यंजन कैसे कैसे बने हैं, किन किन अक्षरों के, किन किन वर्णों के मेल से ये बने हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं इन सब पर दोस्तों। ये मैंने लिखे हैं 5-5 और इनको एक वर्गों के रूप में मैंने बनाया है दोस्तों। ये हमारे स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं और इनके साथ जुड़कर ये 33, 4 ये 8 और 25 33, ठीक है, इनको मूल व्यंजन हम कहते हैं। जैसे मैंने अभी शुरुआत में जिक्र किया था कि 33 मूल व्यंजन है। अब 33 मूल व्यंजन है, इसमें से 25 स्पर्शी व्यंजन है। स्पर्शी व्यंजन क्यों कहा, क्योंकि उच्चारण के आधार पर जब उच्चारण करते हैं इनका, तो इन सब का उच्चारण के आधार पर हमारी जीवा या हमारा, ठीक है, प्राणवायु, हमारी जीवा या हमारे अंदर के प्राणवायु जिसको आप श्वास कहते हैं, वो मुंह के किसी ना किसी अंग को स्पर्श करती है, टच करती है, इसीलिए इन सबको हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। मित्रों ये 25 हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 ये रहे, 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 तो 5 पंजे 25, और इनका नाम है मित्र स्पर्शी व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कह सकते हैं आप, स्पर्श व्यंजन। या इनका एक नाम और है दोस्तों, इनको वर्ग के रूप में हमने बांटा है, तो इसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। कैसे कहते हैं भैया, एक नाम और है इसका, ऑब्लिक करके लिख दे रहा हूं, वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन अगर एग्जाम में आया कि बताओ स्पर्श व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। उच्चारण के आधार पर समझो, उच्चारण के आधार पर हमारे अंदर की प्राणवायु या हमारे जीवा हमारे मुंह के अलग अलग अंगों को स्पर्श करते हुए इनका उच्चारण करती है, इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। चलिए समझिएगा। तो इसमें भैया कै वर्ग के जो अक्षर हैं, कै वर्ग के जो व्यंजन हैं या वर्ण हैं, उनकी संख्या भी 5, ठीक है ना। लोग इनको कचट तब से याद रखते हैं, कै चैट टे और तै, ठीक है मित्र, कचट तब से याद रखते हैं, लेकिन मैं उसकी जरूरत नहीं पड़ने दूंगा। आज मेरे पास ऐसी ट्रिक, यूनिक ऐसी ट्रिक्स हैं जिनको आप ऐसे याद रख जाएंगे। तो सबसे पहले हमने इनको बांटा दोस्तों, कै वर्ग, इसमें आते हैं क ख ग घ अड़, ए आ, यानी कि ए आ और है से मतलब विसर्ग, विसर्ग भी इसके अंदर आता है भी, ठीक। अब ये कै वर्ग क्यों है, इनका नाम है कंठी। एक एक ट्रिक है, पहले समझ लो बस। इनका नाम है कंठी दोस्तों। जब हम कै वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण करते हैं या बोलते हैं, तो हमारी जीभा दोस्तों हमारे कंठ से टकराती है, हमारे कंठ, ठीक है ना, हमारे कंठ से इनकी ध्वनि निकलती है, हमारी प्राणवायु हमारे कंठ से टकरा कर निकलती है, इसलिए इनको बोलते हैं, ठीक है, कंठी है, ठीक है, कंठी है। क ख ग घ अड़ अंग, ठीक है, अंग है दोस्तों। चलिए आगे आता है भाई तालव्य। तालव्य कहलाते कौन से वर्ग ताले, च वर्ग के जितने भी 5 हैं, 5 के 5 वर्ण हमारे तालव्य कहलाते हैं। क्योंकि दोस्तों जब हम च छ ज झ, ठीक है, अय्य बुलाते हैं, तो हमारी जो जीवा है, हमारे जो जीभ का अग्र हिस्सा है, वो हमारे तालव्य से ऊपर, देखिए बोल के देखिए, च छ ज झ, इस तरीके से
तालवे से टकराता है, तो इन सबको कहले जाते हैं तालव्य। इनके साथ ई, य और श भी आता है, ये भी तालव्य में आते हैं। आगे देखिए, जब हम ट वर्ग के अक्षरों का, ट वर्ग के वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं या इनको बोलते हैं तो हमारी प्राण वायु हमारे मूर्धन्य है। मूर्धन्य क्या होता है? मूर्धन्य क्या होता है? मूर्धा क्या होता है? अपने दांतों से ऊपर की एक भारी कठोर संरचना देखिए आप। अपने दांत से ऊपर क्या है? मसूड़े हैं, मसूड़ों से ऊपर देखिए गड्ढेकार संरचना, ब्रेकर टाइप। इस तरीके से आपको जो चमक रहा है वही मूर्धन्य है, और वो सबसे जबड़ा, सबसे कठोर होता है। ये साइंस में पढ़ा आपने, तो ये इसलिए इनको कठोर व्यंजन भी कहते हैं, वो मैं बताऊंगा अभी। तो ये जब इनसे टकराते हैं, ट वर्ग के वर्णों का जब उच्चारण करते हैं, हमारी जीवा मूर्धन से टकरा, देखिए ट, ठ, ड, ढ, अण। ठीक है दोस्तों, यहाँ टकराती हैं। इसके साथ री और श भी आता है। चलिए, इसलिए इनको मूर्धन्य कहा गया। दंतीय, तय वर्ग के जो सदस्य हैं, तय वर्ग के जो 5 वर्ण हैं, वो उनको सबको दंतीय कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम तय वर्ग के वर्णों का उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो हमारी जीवा का अग्रभाग हमारे ऊपरी जबड़े के जो दांत हैं उनके पिछले हिस्से से टकराता है। बोल के देखिए, त, थ, द, ध, न। ठीक है दोस्तों, यहाँ से टकराता है। तो इसके साथ ल और श भी आता है। ल और श को बोल के देखिए, तो भी आपकी जीवा दांतों से टकराएगी। तो ल और श भी सबको ट्रिक के साथ याद कराऊंगा, बस पेशेंस रखें। ओष्ठी आता है, यानी कि प वर्ग के सदस्य है, प, फ, ब, भ, ठीक, म, ये क्या कहलाते हैं? ओष्ठी। ठीक, जब आप इनको बोलोगे प, फ, ब, भ, म, तो आपके जो जीवा है, आपकी जीवा का रोल नहीं इसमें, होठ, आपके जो होठ हैं परस्पर एक दूसरे को टच करेंगे, देखिए, तो इस कारण ये ओष्ठीय कहलाते हैं दोस्तों। बोलकर देखिएगा इनके, और इनके साथ ऊ और बड़ा ऊ भी आता है। तो आई होप आप समझ पाए। चलो, सबसे पहले इनको याद करने की मजेदार ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, ट्रिक से कैसे इनको याद करेंगे। बेसिक बात तो इसकी आपने समझ ली, और जब बेसिक बात समझ ली तो ट्रिक से इनको जिंदगी भर याद करने का, ठीक है ना, क्या हमने ट्रिक बनाई है वो देखना हमने। चलो, एक बच्चा है दोस्तों, कचट तप को भी मैं हटा देता हूँ, अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ने दूंगा मैं दोस्तों, कचट तप से। एक बच्चा है दोस्तों, उसने एक कबूतर पाला हुआ है, कबूतर। अब एक दिन खेलते खेलते कबूतर के साथ, कबूतर ने उसके गले यानी कि कंठ पे चोंच मार दी दोस्तों, और चोंच मार दी तो उसके मुंह से आवाज निकली, उसके मुंह से ध्वनि निकली, आह। कैसे आवाज निकली? आह। तो कैसे? मतलब कबूतर, आपको याद रखना है, कबूतर पाला था बच्चे ने, ठीक है, चोंच कहाँ मारी थी? कंठ पे, गले पे मारी थी। आवाज कैसे निकली थी उसके मुंह से? आह। तो ऐसे अनार आसे आम है भी आपकी याद हो गया कबूतर से, यानी कि कबूतर परिवार के सदस्य है, क्या परिवार के 5 तत्व, ठीक है दोस्तों। और कंठी है, क्योंकि कंठी के वो क्या कहलाते हैं? कंठी है, कंठे वर्ग में आते हैं ये 5 के 5 कंठे कहलाते हैं, क्योंकि चोंच, कैसे याद रखना, चोंच कंठ पे मारी थी। आगे आओ च वर्ग पे। अब यही बच्चा, छोटा बच्चा है ये, तो इस बच्चे की मम्मी इसको एक दिन चम्मच से खीर खिला रही होती है दोस्तों। याद रखने की बात है बस, वैसे तो सब इमेजिनरी कल्पनाओं से हमने इनको बनाया है, क्योंकि ये कहानी से आप चीज़ों को जोड़ लेते हो, याद रखते हो, जैसे फिल्में आपको याद रहती हैं। तो मित्र, ये चम्मच जो है, इसको खीर चम्मच से खिला रही होती है इसकी मम्मी, और वो चम्मच इसके गले में टकरा जाती है। तो इसके मुंह से कैसी आवाज निकलती है? ई। कैसी आवाज निकली? ई। इसकी मम्मी ने कहा कि भाई चोट लग गई क्या तुम्हें? तुम्हें कहीं लग गई है, दुखन है? इसने कहा यस। तो ये और से भी आ गए। याद रखना, इसकी मम्मी ने क्या खिलाया? चम्मच से दोस्तों इसको खीर खिलाई, ठीक है। चम्मच कहाँ टकरा गई? तालवे पे, ऊपर तालवे पे, ऐसे देखते हैं आप, जीभ के मध्य भाग से ऊपर जो सामने है वो तालवा। तो चम्मच कहाँ टकरा गई? तालवे से। इस बच्चे के मुंह से क्या निकला? ई। बोला चोट लग गई क्या? बोला यस। तो देखिए ई और यस, यस भी हमें ध्यान रखना है। चम्मच से च परिवार के सदस्य टकराई भैया तालवे में, तो पूरी बात हमें याद हुई कि नहीं हुई। चलिए इस पर भी आते हैं, ये भी बहुत मजेदार बात है। टमाटर, ठीक है, ट वर्ग के व्यंजन दोस्तों, ट वर्ग के व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। तो ये 5 हैं, इनको कैसे याद रखना है, ठीक। अब ये रीरी और सी को भी कनेक्ट करना हमें, रीरी और सी भी। तो आपने पुराने समय में देखा होगा कि ऋषि जो होते थे वनों में, राक्षस तांडव मचाते थे, और उनके पास ज्यादा उपाय होता था कि भाई उनको शाप दिया और भस्म कर दिया या मूर्छित कर दिया। तो आज थोड़ा सा शाप नहीं दिया हमारी कहानी में, आज भैया टमाटर दिया है, ट्विस्ट है कहानी में थोड़ा सा। तो आज ऋषियों ने क्या दिया उनको?
टमाटर दिया, और टमाटर देने के साथ ही पता नहीं कुछ होगा अल्कोहल टाइप या कुछ और होगा टमाटर में, हमें नहीं पता, उस चीज़ से मतलब नहीं है, हमने तो सिर्फ कहानी बनाई याद करने की। जैसे ऋषियों ने उन राक्षसों को टमाटर दिया वो मूर्छित हो गए। मूर्छित से जोड़ लो मूर्धन्य को, राक्षस क्या हो गए? मूर्छित। क्या खाने से? टमाटर खाने से। किसने दिया? ऋषियों ने। तो एक कहानी याद रखना, ऋषि टमाटर मूर्धन्य या मूर्छित, ऋषि टमाटर मूर्छित, कहानी याद आ जाएगी। ऋषियों ने टमाटर दिया था राक्षसों को और वो क्या हो गए थे? मूर्छित यानी कि मूर्धन्य। दोस्तों ठीक समझ पा रहे हैं आप? तो ये टै करके ये सब ऋषि और सी को भी हमने जोड़ दिया। इस पर आओ दोस्तों दंतियों में। तो दंतों में भाई अभी दंतिया जो है हमने इसको कैसे याद करना है उसकी भी हमने बहुत अच्छी ट्रिक बनाई हो। उसकी ट्रिक ये है दोस्तों, जैसे 80 के दशक में 90 के दशक में जो रामायण है ये टीवी पर आती थी और उस समय के बच्चे तख्तियों से भी पढ़ते थे, वही पहली बात है, वो अभी तो नहीं पढ़ते, तो तख्ती से पढ़ते थे। तो उनमें से वही रामायण का इम्पैक्ट हुआ करता था उनमें जब आपस में झगड़ा हुआ तो उनमें से एक लड़के ने तख्ती उठाई और दूसरे पे तान दी और दूसरे के तानते हुए दूसरे के दांतों पर मारा दोस्तों, दांतों पर, और बोला ले संभाल। वही इम्पैक्ट जैसे वहां धनुष से तलवार से खेलते थे। तो कैसे? तख्ती कहाँ मारी है? दांतों पर मारी है, और क्या बोलते हुए? ले संभाल। तो ले संभाल भी आ गया ना, देखिए ले और से भी आ गया। तैसे तख्ती से तख्ती परिवार के सदस्य आ गए, और दंत कहाँ मारी है? दांतों पे मारी है, तो दोस्तों दंतिया भी आ गया। लगी कि नहीं अच्छी ट्रिक आपको? तो कैसे? ले संभाल, तख्ती मारते हुए कहा और तख्ती मारी दांतों पर। तो तै थ द ध जब इनको बोलेंगे हम तो हमारी जीवा दोस्तों, हमारी जीवा का अग्रभाग हमारे हमारे दांतों के ठीक है ना पिछले हिस्से से टकराता है। आप बोल कर देखिएगा, त थ द ध न। ठीक मित्र, और उस बात को मैं पहले ही बता चुका हूँ जब बेसिक बता रहा था। तो ट्रिक बढ़िया लगी आपको? अब ओष्ठी आओ। ओष्ठी को कैसे याद रखना है? ओष्ठी में पै जो पै पर है, ठीक है ना, पै वर्ग है, इसके सदस्य प फ ब भ म और साथ में उ और ऊ भी जुड़ा है। इनको कैसे याद रखना है मित्र? ये ओष्ठी है, इनको बोलते समय हमारे होठ आपस में टकराते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, इसलिए इनको ओष्ठी कहते हैं। तो इनको याद रखने का तरीका ये, जैसे हम याद करते थे पुरानी किताबों में कमल और मोहन की किताब रहती थी, उनमें ठीक है किताब में मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कमल और मोहन की कहानी होती थी, और उनमें दोनों में एक पतंग को लेकर विवाद होता है और पतंग काट दी जाती है मोहन के द्वारा कमल की। तो आज ऐसे ही है भैया, कुछ ऐसी कहानी बस मन में रखो आप। तो पै पतंग यानी कि पै वर्ग के, तो मोहन की पतंग को किसने काट दिया? कमल ने। और जब काटा तो उसके मुंह से क्या निकला? उसने होठों को गोल किया, अपने होठों को गोल कैसे करते हो? बोला आज ओ सिट नहीं बोला, आज बोला ओ। कैसे बोला? ओ। तो जब उसके पतंग कट गई मोहन की तो वो बोला ऊ, और होठों को कैसे किया? गोल। याद रखने का तरीका है कि भैया पतंग कट गई थी, मुंह से ऊ निकला और होठ उसने गोल कर लिए अपने। तो ये ओष्ठ्य हो गए, पैसे पतंग से मतलब पै परिवार के वर्ण हो गए, और दोस्तों इनके साथ ऊ और ऊ भी जुड़ा है। तो कैसी लगी ट्रिक इनको याद रखने की? फिर से तेजी से देखिए, इसमें क्या याद रखना है आपको? कबूतर आ निकला और कंठ पे चोंच मारी, इसमें चम्मच तालवे में टकराई, ई यस बोला। इसमें दोस्तों ऋषियों ने टमाटर दिया और राक्षस मूर्छित हो गए, मूर्धन्य हो गए। इसमें तख्ती दांतों पे मारी और ले संभाल ये भी बोला साथ में। इसमें पतंग दोस्तों होठ गोल करते हुए ऊ कहा और कमल की पतंग मोहन ने काट दी। कुछ ऐसे याद रखना, ये छोटी किताब में मैंने पढ़ा है, कौन सी क्लास में ये मेरी ध्यान नहीं रहा। ठीक, इसको देखो दोस्तों, सब मैंने कहा ना हर बात को मैं ट्रिक से जोड़ूंगा, यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन य रै ले वे। अंतस्थ व्यंजन को क्या कहते हैं दोस्तों? य रै ले वे, य रै ले वे, ये चार व्यंजन है, ये कहलाते हैं अंतस्थ। अब अंतस्थ से मतलब समझिएगा, अंतस्थ से क्या मतलब है? मैंने कहा ट्रिक से पहले बेसिक असली जानकारी मैं जरूर दूंगा आपको। अंतस्थ से मतलब दोस्तों जब इनका हम उच्चारण करते हैं, इन चार वर्णों को उच्चारण करते हैं या बोलते हैं, तो हमारी प्राणवायु यानी कि हमारी श्वास, ठीक है, ये हमारी जीवा पूर्ण रूप से मुंह के किसी भी अंग को स्पर्श नहीं करती, थोड़ा टच करती है लेकिन ना के बराबर दोस्तों। फिर से इसीलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कैसे? जब इनका उच्चारण आप करोगे तो हमारे अंदर की प्राणवायु या श्वास या कहें जीवा हमारे मुंह के इन अंगों को जो हमने पढ़े हैं ये को पूर्ण रूप से इस बार टच नहीं करती, इसलिए दोस्तों इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और ये रै ले वे हैं।
ठीक समझ पाए आप इसको। चलिए एक और बात है, यदि हम संस्कृत में इसको पढ़ रहे होते तो ये रे ले वे चारों के चारों अर्ध स्वर होते, लेकिन दोस्तों आज ये और वे होते हैं अर्ध स्वर। क्या कहलाते हैं ये? अर्ध स्वर। ध्यान रखना, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, आपसे पूछा जाएगा मित्र ये बात कि बताइए निम्न में अर्ध स्वर कौन कौन है, तो यह और वह क्या कहलाते हैं? अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। रे क्या होता है दोस्तों? रे होता है लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन। तय क्या होता है दोस्तों? पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। ये भी हमारे लिए पूछा जाता है कि बताओ, चार ऑप्शन देंगे, बताओ इनमें से कोई भी लिख देंगे, बताओ निम्न में से लुंठित व्यंजन कौन है, तो दोस्तों आप रे पे टिक करोगे। पूछा जाएगा दोस्तों पार्श्विक व्यंजन निम्न में से कौन सा है, तो आप ले पे टिक करेंगे। यदि अर्ध स्वर की बात होती है, हिंदी में अर्ध स्वर दो ही होते हैं भैया, ये और वह। संस्कृत में चारों होते हैं, यदि आप संस्कृत पढ़ेंगे तो यह रे ले वे अंतस्थ व्यंजन थे। इनमें से रे को लुंठित व्यंजन कहते हैं, ले को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, और इन दो को, ठीक है ना, अर्ध स्वर कहते हैं। अब जैसे चलिए, ये तो मैंने हिंदी की भाषा में बता दिया, मैं कैसे याद रखता हूँ, ठीक है दोस्तों। मैं प्रोफेशनली मैथ रीजनिंग का गाइड हूँ, मैं वही पढ़ाता हूँ अपने चैनल पर, आप देख भी रहे हैं, ठीक है। लेकिन समय को देखते हुए, चूंकि अभी यूपीएसआई, लेखपाल, बहुत सारी परीक्षाएं आने वाली हैं, तो मैंने अपने जैसे मैंने खुद को हिंदी याद रखता हूँ, मैं ट्रिक बना कर मैंने सोचा कि भाई सब लोगों के काम आने चाहिए। और सच बात यह, अगर आप ये वीडियो देखोगे ना, तो ये वीडियो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी दोस्तों, ठीक। आप हर बात याद रख पाओगे, कभी नहीं भूलोगे। चलिए अंतस्थ व्यंजन, जैसे मैं कैसे रखता हूँ, यारा लेवे, यारा लेवे, यारा लेवे से आप क्या याद रखोगे? यारा लव मतलब यारा लव, यारा लव, यारा लव करोगे तो अंततः पछताओगे। यारा लव मतलब यारा लव, जैसे मैंने जोड़ा हुआ यारा लव से, यारा लव करोगे तो अंततः पछताओगे। इसलिए सीधा पढ़ाई पे ध्यान रखो, यारा लव मत करो, नहीं तो अंततः पछताओगे। हो गई याद कि नहीं? देखो चलो, इनको कहते हैं भैया ऊष्मीय व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। अब बात आती है ऊष्मीय व्यंजन की या संघर्षी व्यंजन की। ये होते हैं श, 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 ह, ठीक है। इनको मैं अपनी भाषा में या जैसे भी आप अपने क्षेत्र के हिसाब से बुलाते हो, मैं बुलाता हूँ इसको शय सलजम, पेट चिरा से, छोटा शय और है। तीनों ये शय हैं और इनके साथ है जुड़ा है दोस्तों, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अब ऊष्म और संघर्षी देखिए, अब जब हम इनका उच्चारण करते हैं, इनको बोलते हैं, तो हमारी प्राणवायु हमारे कंठ से स्पर्श करते हुए, फ्रिक्शन करते हुए, रगड़ते हुए निकलती है, और जिसके कारण वो गर्म हो जाती है। उसमें से मतलब गर्म हो जाती है, या वो संघर्ष करते हुए निकलती है। इसलिए दोस्तों इनको संघर्षी व्यंजन कहते हैं या ऊष्म व्यंजन कहते हैं। देख के बोल कर देखिएगा घर्षण होगा कि नहीं। श, 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 ह। तो देखिए आप के अंदर की जो प्राणवायु, जो श्वास है, वो कंठ से आते समय एक प्रकार का घर्षण उत्पन्न हो रहा, एक प्रकार का फ्रिक्शन लग रहा है दोस्तों, और रगड़ उत्पन्न हो रही है। और रगड़ उत्पन्न होगी तो ऊष्मा उत्पन्न क्रिएट होगी कि नहीं, वो गर्म हो जाएगी कि नहीं। इसीलिए, और इनको बोलने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा। तो मित्रों इसको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं और इनको ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि गर्म हवा निकल के आ रही बाहर। तो याद हो गया क्या नहीं? अब भैया मैं कैसे याद रखता हूँ इसको, मेरे याद रखने का ट्रिक तो बहुत आसान रहती है, अलग है, यूनिक है। आप भी अडोप्ट करोगे तो आपकी भी याद रहेंगी, नहीं तो मैं बता के हर बात चल रहा हूँ बारीकी से, आपको देखो। तो श, श, श हो, यानी कि मेरे हिसाब से सह। अरे भैया ऊष्मा को सहोगे तभी तो सफलता हासिल होगी। यानी कि मैं तो कहता हूँ भैया ऊष्मा को सहन करो, ऊष्मा को सह कर, मतलब सह का मतलब सहन कर, ऊष्मा को सह, यानी कि ये शह हो गया, और ऊष्मा ये रहा, संघर्ष करो, ठीक है। शहो, संघर्ष करो दोस्तों। मैं भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है बाहर, मैं आज खड़े, मेरी शर्ट भीग रही, मैं आपको वीडियो पढ़ा रहा हूँ मित्रों। तो ये संघर्ष तो कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए देखेंगे, तो ये शह हो गया, और ये ऊष्म व्यंजन है मित्रों। ये क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन, ये संघर्षी व्यंजन, ये भी याद रखना। और ऐसा बोल दो, मन में ऐसा रखो कि भाई सर ने बताया था शह, ऊष्मा को शह करो, यानी कि तीनों से अर्थ जुड़ा के नहीं, बोलो चीजें आपकी याद आई। अच्छा, और मैं क्या बताना चाहता था, इसमें भी बारीकियों से समझो। ये मैंने 1, 2, 3, 4, 5 क्यों लिखे हैं दोस्तों? ये कै वर्ग का पहला तत्व, पहला वर्ग, कै वर्ग का पहला तत्व, ये कै वर्ग का पहला तत्व, टै वर्ग का पहला तत्व, तै वर्ग का पहला, पै वर्ग का, ये दूसरी लाइन वर्टिकल खड़ी लाइन को, ठीक है दोस्तों। ये वर्ण है, कै वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, ये ऐसे लिखे, लाइन से सीधा मैंने रखा है।
इनके पीछे रखने का मकसद क्या है वो मैं अभी घोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण में जब आपको बताने थोड़ा सा रफ करूंगा उधर की साइड से। लेकिन इससे पहले भी जरूरी बातों को समझो। ये दोस्तों जो ये 5वीं लाइन है ना, ये 5वीं जो वर्टिकल कॉलम मैंने बनाया है, देखिए मैं इसको बॉक्स में बंद कर रहा हूँ मित्रों। इनको जब आप बोलोगे, सॉरी मैं को भी लीजिए, मैं को भी लीजिए, जब आप इनका उच्चारण करते हैं ऐ है, ठीक, अंग ऐ है, अण न म, अंग ऐ अण न म, जब इनका उच्चारण करते, जब आप इसके बोलते हैं तो आवाज जो ध्वनि है वो आपके मुंह के साथ साथ आपके नाक से भी बाहर आती है। आप बोलकर देखें, ठीक है दोस्तों, ऐ अंग न म अण, तो इनको कहते हैं इसलिए नासिक, नासिक या अनुनासिक, अनुनासिक, ठीक है दोस्तों, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, नासिक या अनुनासिक इनको कहते हैं। कैसे व्यंजन है, नासिक व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन। चलो तो भाई 25 तो हो गए, ये 5 पंजे 25, 5 ये 5 ये 5 ये और 4 ये रहे मित्र और 4 ये रहे। तो बताइएगा भाई 25 और 8 33, ये 33 मूल व्यंजन है। अगर आपसे पूछे कि बताएं हिंदी वर्णमाला में कितने मूल व्यंजन है तो 33 और 11 दोस्तों कितने हो गए, 44। अरे भाई 11 स्वर है, 33 ये हैं, ठीक है। 44 में 4 ये रहे, 2 ये रहे, 2 रहे, तो 8 और 44 और 8 प्लस कितना हो गया दोस्तों, 52। तो 52 हुए कि नहीं। और बारीकी समझो कि क्या क्या चीजें बची हैं, ठीक है दोस्तों। इनको देखिए, अब इनको जो है ये जो सदस्य हैं ये जब इनको हम उच्चारण करते हैं, जब इनका उच्चारण च छ झ का करते हैं तो हमारी प्राणवायु गले से बाहर आती, कंठ से बाहर आते समय एक संघर्ष करती है, ठीक है दोस्तों। जब इनको बुलाते हैं हम च छ ज झ, तो एक गले से, ठीक है ना, संघर्ष करते हुए बाहर आती है, संघर्ष करते हुए बाहर आती है दोस्तों, आसानी से बाहर नहीं आ रही है ध्वनि, ठीक। आप बोलकर महसूस करें, इसलिए च छ झ झ को याद रखिएगा। स्पेशली इनको स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं, स्पर्श संघर्षी, संघर्षी व्यंजन भी इनको कहते हैं। क्या मित्र आप याद रख पाओगे इस बात को, क्या उधर तक दिख पा रहा है भाई, ठीक है। देखिएगा, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों, च छ ज झ। इसका कारण, क्योंकि जब आप इनको बोल रहे हो तो आपके अंदर की प्राणवायु संघर्ष करते हुए बाहर आ रही। स्पर्शी तो इसलिए थे, ये स्पर्शी तो इसलिए कहला रहे थे क्योंकि इनके 25 के 25 को बोलते समय हमारे अंदर की प्राणवायु या जीवा, ठीक है ना किसी मुंह के किसी ना किसी अंग को स्पर्श कर रही थी, इसलिए ये स्पर्शी व्यंजन थे, ठीक है दोस्तों। चलिए, इन चारों को क्या था, इनको बोलते समय, स्पर्श करते समय भी संघर्ष करना पड़ रहा था, इसलिए स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहला रहे थे। और क्या है दोस्तों, इनको भी याद रखिए आप, ठीक। ये 5 भी याद रखेंगे। जब ये 5 याद रखेंगे, इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, जब हम ट ठ ड ढ अण, जब इनको उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा हमारे मुख के सबसे कठोर भाग, सबसे मजबूत हिस्से, ठीक है ना, कहाँ, मूर्धन्य में। कहाँ टकराती दोस्तों, मूर्धन्य में, यानी कि यहाँ जो ब्रेकर टाइप आपको चमक रहे हैं ना, मूर्ध आपके जबाड़े से ऊपर मूर्धन्य, वो सबसे कठोर, ठीक है, सबसे कठोर पार्ट है हमारे जबड़े का, मुख का। तो मूर्धन्य, इसलिए इनको मित्रों कठोर व्यंजन भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं, कठोर व्यंजन, ठीक है, कठोर व्यंजन भी दोस्तों इनको हम कहते हैं। आगे देखेंगे। चलिए, ये बात हो गई मित्रों, मैंने क्या क्या बारीकियां समझा दी आपको। इन सबको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। च छ ज झ को हम संघर्ष स्पर्शी, क्योंकि इनको बोलते समय हमें एक्स्ट्रा संघर्ष करना पड़ रहा है, इसलिए संघर्षी व्यंजन। ट ठ ड ढ को, ये है तो मूर्धन्य भी, ठीक है ना। मूर्धन्य के साथ साथ कहेंगे कि भाई ट ठ मूर्धन्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो क्या कहते हैं हम भैया, कठोर व्यंजन। ये क्या कहलाते हैं, पांचों के पांचों कठोर व्यंजन भी कहलाते हैं। इनकी ट्रिक कैसे जुड़े थे, इनको मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, ठीक है मित्र। क्या आप समझ पाए इन चीजों को। चलिए, मैं और चीजों को लिखता हूं। चलो भाई, ये सब कुछ और छूट तो नहीं गया। मैंने आपको आई थिंक अपने नॉलेज के हिसाब से सारी चीजें दोस्तों बता दी हैं, और मैं अब आगे की चीजें लिखता हूं, जिसमें घोष,
सघोष, अल्प्राण, महाप्राण, अग्र, पश्च, ठीक है ना, मध्य, जीवा के अनुसार जो भी आते हैं वो चीज़ें देखिएगा। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। मैंने लिखा घोष, सघोष, अघोष, अल्प्राण, महाप्राण क्या होते हैं, इनका जानना जरूरी है। उनसे पहले दोस्तों ये और समझ लीजिए, कंठतालव्य और कंठोष्ठीय क्या है। ये कंठतालव्य और कंठोष्ठीय स्वर क्या है दोस्तों, ये भी पूछे जाते हैं, जैसे इनको जोड़ा था हमने। तो कंठतालव्य में जिनका उच्चारण, कंठतालव्य स्वर क्या है, ठीक है, जिनका उच्चारण कंठ के साथ साथ तालव्य से भी हो, जिनका उच्चारण जीवा, ठीक है, या हमारी प्राणवायु कंठ के साथ साथ तालवे से भी टकराए, ऐसे, ठीक है दोस्तों, वो व्यंजन या वो स्वर कंठ तालव्य कहलाते हैं। जैसे क्या है, ऐ, ए और ऐ, है ना, ए से डी और ऐसे है ना, ए और ऐ, इनको बोलकर देखिएगा दोस्तों, आपके अंदर की प्राणवायु कंठ के साथ तालवे से भी टकराएगी, तो इसलिए इनको ए और ऐ कंठ तालव्य कहते हैं। पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा स्वर, ठीक है, कंठ तालव्य है। चार ये दे देंगे इनमें से, और इनमें से भी एक होगा, आपको टिक करना होगा। कंठोष्ठीय कौन कौन से स्वर कंठोष्ठीय होते हैं, कंठोष्ठीय मतलब इनका उच्चारण करते समय हमारे अंदर की प्राणवायु या जीवा कंठ के साथ साथ हमारे होठों से भी टकराती है, ठीक है। इनका उच्चारण करते समय गले के साथ साथ हमारे होठों का भी रोल रहता है, यूज होता है, इसलिए इनको कंठोष्ठीय कहते हैं। इनमें कंफ्यूजन होता है याद करते समय, तो कैसे भाई, इसमें क्या आ रहा, कंठो, ओ के बाद मुंह से कैसे आवाज निकल रही, कंठो, तो इसमें ओ की आवाज आ रही, तो ये भी ओ और औ तो है, ये ओ और औ, ओ और औ, तो कंठोष्ठीय, कंठोष्ठीय में आवाज आ रही, देखो कंठो, तो ओ और औ। कंठतालव्य को डायरेक्ट याद रखना दोस्तों, ए और आई, बाकी को तो मैंने आपको बताया ये सबको। चलिए अब आते हैं घोष और सघोष में। सबसे पहले ट्रिक बाद में यूज करेंगे, सबसे पहले बेसिक बात इनकी समझो, फिर ट्रिक से भी पूरा याद कराऊंगा। तो घोष और सघोष व्यंजन या घोष और सघोष वर्ण क्या है मित्रों, ठीक है, उसको समझो। घोष या सघोष क्या, एक ही बात है, घोष कहें या सघोष कहें, वो व्यंजन, ठीक है मित्रों, वो व्यंजन या वो वर्ण या वो अक्षर जिनको बोलते समय, जिनका उच्चारण करते समय हमारी श्वास तंत्री, ये होती है श्वास तंत्री, यहाँ आप ठीक है टच करके देखें, श्वास तंत्री ये कंपन कर रही है बोलते समय। तो जिनको उच्चारण करते समय, जिनको बोलते समय हमारी श्वास तंत्री अधिक कंपन करे, तो मित्र उनको घोष या सघोष कहते हैं। और ऐसे वर्ण, ऐसे अक्षर, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय, जिनको बोलते समय हमारी श्वास तंत्री, ठीक है दोस्तों, कम कंपन करे, क्या करे, कम वाइब्रेट करे, तो उनको हम अघोष कहते हैं। अब इसको याद करने का तरीका क्या है दोस्तों, जो हमारी स्वर तंत्री है, ये स्वर तंत्री, श्वास तंत्री, स्वर तंत्री एक ही बात है, तो ये कम कंपन करती है तो अघोष, और ये स्वर तंत्री ज्यादा कंपन करती, ज्यादा वाइब्रेट करती है, तो दोस्तों घोष या सघोष। अब कौन कौन से अक्षर देखिएगा, अब आप देखिए ये घोष में कौन कौन आते हैं, तीसरा है ना, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, कै वर्ग का गै ले लिया, चै वर्ग का जय ले लिया, टै वर्ग का डै ले लिया, इसका दै ले लिया, इसका ये, यानी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण। कैसे लिखते हैं मित्र, 3, 4 और 5, 3, 4 और 5। और इसके साथ साथ दोस्तों, इसके साथ साथ हमने याद रखने हैं टोटल अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, क्या अंतस्थ व्यंजन, ऐसे रखें आप, अंतस्थ व्यंजन, और साथ में है भी है। इसको याद रखने का देखो तरीका, भाई हमने क्या कहा, घोष, देख बोल के देखो, आप बोल को तीसरा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण बोलो, गो, जो, डो, दो, बो। अपेक्षा करो ज्यादा वाइब्रेट कर रहा, आप यहाँ पर हाथ लगा के फील करें, जब इस शुरू के दो बोलोगे तो कम वाइब्रेट करेगा, इसलिए ये अघोष है। और जिनको उच्चारण करते समय ज्यादा वाइब्रेट करें हमारी स्वर तंत्री, तो वो घोष कहलाते हैं। इसके साथ साथ अंतस्थ व्यंजन यानी कि रै ल वे भी है, यानी कि ये रै ल वे भी है, और साथ में उसमें व्यंजन का है भी उठ के वहां चला गया, ठीक है मित्र। चलिए और बताओ, घोष हो गया। तो अब अघोष में कौन कौन से बचे भाई, दूसरा पहला कॉलम बचा, और दोस्तों दूसरा कॉलम बचा, और ये शय बचा, ये वाला शय बचा, और दोस्तों ये वाला शय बचा, ठीक है मित्र, क्योंकि इनके साथ का है तो ऊपर जाके लिख चुका, ठीक। तो 5 और 5 10 और 3 13 इसमें व्यंजन आते हैं, 13 वर्ण इसमें आते हैं। देखिए सीधे से तरीका देखो याद करने का, मैं कैसे याद रखता हूँ भाई, क्लास में एक दबंग टाइप का मॉनिटर है,
तो वो क्या कहता है क्लास में आके हमेशा, ठीक है भैया, अंत की 3 पंक्तियां मेरी हैं, अंत की 3 पंक्तियों पे मेरा और मेरी गैंग का कब्जा है, ठीक है। अंत की घोषणा कर दी उसने, क्लास में एंट्री करते के साथ ही दोस्तों उसने घोषणा कर दिया, अनाउंस कर दिया कि ऐसा भाई सब लोग आगे बैठ जाना, अंत की 3 पंक्तियां 3 सीटें मेरी हैं, ठीक है ना। तो अंत से मतलब अंत की, लास्ट की, ठीक है ना। है से मतलब है भी मैंने मेंशन कर दिया कि अंत की तीनों सीटें मेरी हैं, ठीक है ना। और घोषणा कर दी, तो 3 4 5 तीसरी चौथी पांचवी सीटें मेरी हैं, ठीक है दोस्तों। अंत की तो है भी ले आया मैं, तो अरे भैया तो अघोष में कौन कौन बचा, पहला दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और साथ में ये ऊष्म व्यंजन, ठीक है दोस्तों। 3 ऊष्म व्यंजन भी श बच गए, ठीक। अब मैं तो इसको भाई से शलजम पेट चिरा से छोटा से, एक बार मैं उत्तराखंड के एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ रहा था, छोटा ही बच्चा, तो मैं उनको इसी तरीके से पढ़ाते हैं भाई, हमारे यहाँ तो ऐसे ही पढ़ाते हैं कि भाई शय सलजम पेट चिरा से छोटा से। तो वो मैंने कहा बोलो आप तुम भी सुनाओ, तो वो बोलता है शय सलजम पेट फटा से छोटा से। मुझे थोड़ी सी ऐसी, मैंने कहा पेट फटा से, तो फिर मुझे लगा ये बात कि भाई जब हमारे यहाँ पेट चिरा हो सकता है तो उनके यहाँ पेट फटा क्यों नहीं हो सकता है कि नहीं बात। चलिए खैर, तो ये इसके बाद आगे अल्प प्राण को समझो दोस्तों, अल्प प्राण को, ठीक है ना। अल्प प्राण में क्या है, अल्प प्राण में है दोस्तों पहले, ठीक है, कॉलम, पहला पूरा कॉलम, तीसरा कॉलम और 5वां कॉलम, 1 3 5 और अंतस्थ व्यंजन टोटल, अंतस्थ व्यंजन, ठीक। और इसमें कौन कौन बचे, महाप्राण में 2 4 बचे और 2 तो टोटल ऊष्म व्यंजन बच गए, ऊष्म व्यंजन, ठीक। ये वाली बात अब बताइएगा, जब अल्प प्राण में पहला तीसरा पांचवी, पहला वर्ण, फिर हर एक वर्ग का तीसरा वर्ण, तीसरा व्यंजन और फिर 5वां व्यंजन और साथ में अंतस्थ व्यंजन भी, ये रह भी आ गए। इसमें ये नहीं कि कोई शब्द उधर से उधर चेंज हुआ, इसमें ये रह चारों और ऊष्म व्यंजन भी चारों महाप्राण में। अब ये भी तो जानना जरूरी है कि जैसे घोष और अघोष को पहले मैंने कहा ना, ट्रिक के साथ साथ में बेसिक बात भी जरूर बताऊंगा। अल्प प्राण और महाप्राण देखिए, इनके नाम से देखो, प्राण मतलब होता है वायु, हवा, ठीक है ना। अल्प मतलब कम, प्राण मतलब वायु, यानी कि ऐसे व्यंजन, ऐसे वर्ण, ऐसे अक्षर जिनका उच्चारण करते समय, जिनको बोलते समय हमारे अंदर की प्राण वायु यानी कि श्वास यानी कि हवा कम मात्रा में बाहर आए तो उनको अल्प प्राण कहते हैं, यानी कि इनको आसानी से बोला जाए, ठीक। दूसरे में देखो महाप्राण में ऐसे अक्षर, ऐसे वर्ण या ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारे अंदर से अधिक मात्रा में प्राणवायु या अधिक मात्रा में श्वास या श्वास थोड़ा तेजी से बाहर आए तो उसको दोस्तों महाप्राण कहते हैं। चाहे बोल कर देखें आप, दूसरे चौथे को बोल कर देखें, दूसरे में ख झ ठ फ फ तेजी से बोला जा रहा, ज्यादा हवा निकल के बाहर आ रही दोस्तों। ऐसे चौथे को भी अब घ झ ध ध भ, तो देखिए अपेक्षाकृत उनकी अपेक्षा अधिक मात्रा में हमारी प्राणवायु बाहर आ रही है, ठीक है। बाहर ज़्यादा हमें हवा देनी पड़ रही, ज़्यादा ध्वनि निकालनी पड़ रही है, तो इसमें दोस्तों ये महाप्राण कहलाते हैं। इनके साथ ऊष्म व्यंजन श और है भी आ जाते हैं। अब मैं कैसे याद रखता हूँ इसको, मैं कैसे याद रखता हूँ दोस्तों, मैं तो अपनी ट्रिक बनाई हुई कि मैंने कि भाई मान लो 135 ऐसे आदमी थे, 1 3 5 यानी कि 135 ऐसे व्यक्ति भी थे या 135 ऐसे बच्चे थे जिनके अल्प आयु में प्राण निकल गए, अंत हो गया उनका। तो मैं तो ऐसे याद रखता हूँ भैया कि 135 बच्चे ऐसे थे जिनका अल्प आयु में प्राण निकल गए, अंत हो गया। तो बस भैया था कि अंत भी हो गया 135 पे, तो और अल्प आयु में प्राण निकल गए, हो गया, ठीक है। अब महाप्राण में मैं कैसे याद रखता हूँ, महाप्राण में ऐसे याद रखता हूँ दोस्तों, मैं मानता हूँ कि 2-4 तो ऐसे महान आदमी भी होंगे, 2-4 तो ऐसे महान आदमी भी होंगे कि जिनके प्राण जो है ऊष्मा की वजह से, गर्मी की वजह से, भाई इतनी गर्मी पड़ रही है, जून में कितने लोग मरते हैं और ना भी मरे, हमें तो याद रखनी है फिर, ठीक है। तो 2-4 तो ऐसे व्यक्ति भी होंगे, 2-4 तो ऐसी महान पर्सनैलिटी भी होंगी जिनका गर्मी से ही मौत हो गई होगी, जिनके प्राण गर्मी से ही चले गए होंगे। तो महान यानी कि महान प्राण चले गए 2-4 आदमियों की, किससे, गर्मी से, क्योंकि उस व्यंजन भी हमने लाना है। तो मित्र आप समझ पाए कि नहीं मेरी ट्रिक असरदार है कि नहीं, ये मैंने स्वयं बनाई है, बहुत सारी किताबों से स्टडी करके बनाई है। और मित्र मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ यही है कि जो सचमुच दिल से तैयारी कर रहा है कंपटीशन की, उस हर दोस्त तक, उस हर भाई बहन तक ये वीडियो जरूर पहुंचे ताकि उसको मदद मिल सके कंपटीशन ब्रेक करने में।
ठीक है, अभी मैं इसका प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा, अगली वीडियो मेरी इसकी प्रैक्टिस सेट की है, उसको देखना और आप खुद कहेंगे कि भाई कोई सवाल नहीं छूट रहा, सारे के सारे प्रैक्टिस सेट में हर सवाल पे टिक करते जा रहे हैं। ठीक है, अभी तो मैंने घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ठीक, खंड, तालव्य, इन सबको बताने का तरीका दोस्तों क्या उस, ठीक है ना, पहले भी मैंने जो लिखा वो सब आपको याद है। संयुक्त व्यंजन क्या है, संयुक्त स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, मूल स्वर क्या है, उच्छिष्ट वर्ण क्या है, अयोग वहाँ क्या है, मैंने सबको बताने की कोशिश की। मित्रों आप पूरी वीडियो को दिल से देख लेना, दोबारा देख लेना, एक बार कम समझ में आए तो, लेकिन आएगी जरूर। और साथ में हर बात को मैंने ट्रिक से भी जोड़ा है, इसलिए बहुत बेनिफिट होने वाली है। चलिए, उसके बाद ये वाली बात भी आप समझ गए भाई, मैंने इनको दोबारा से देख लेना। अब मैं अपने जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, हमारे जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है कि कौन सा अग्र स्वर है, कौन सा पश्च स्वर है, कौन सा मध्य स्वर है। तो मित्र इसको भी बहुत आसान ट्रिक है मेरे पास, एक जीव का निशान बनाया, आप मत रटना, बिल्कुल भी रटा ही नहीं जाएगा भाई, ये रटा ही नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो एक बात हम बनाते हैं जीव का निशान, ठीक है, यहाँ पे क्या रख दूंगा मैं, मध्य है, ये मध्य भाग है भाई, जीव का मध्य है, ये अग्र भाग है और वो पिछला भाग है, पश्च भाग है, ये अग्र है, ये अग्र है, फिर तालव्य के नीचे मध्य है और फिर नीचे यहाँ पश्च है, पश्च। तो इनमें कौन कौन से स्वरों को जो वर्गीकरण किया गया है ना, अग्र मध्य पश्च, ये भी पश्च, ये पश्च नहीं है भैया, पश्च है, ठीक है ना, और ये अग्र है, जल्दी में मुझे छूट जा रहा है। तो अब कैसे इनको बताना है, देखिए आप हमेशा यहाँ ए लिखें, ठीक, ए के बाद कौन आता है, आ आता है, आ के बाद कौन आता है दोस्तों, छोटी ई बड़ी ई आती है, छोटी ई बड़ी के बाद क्या आता है, छोटा ऊ आता है और बड़ा ऊ आता है, फिर आते हैं रीरी, रीरी को ड्रॉप कर दो, फिर लिख दो यहाँ ए से ए डी, ए से एनक और फिर लिख दो यहाँ ओ और औ, ठीक है। क्या मित्र आपको याद हो गए कि नहीं हो गए, ए लिखा, फिर आ लिखा, फिर छोटी सी मिली बड़ी सी, एक छोटा सा उल्लू बड़ा सा उन, रीरी ड्रॉप करा, ए से डी, ऐसे एनक, ओ से उखली, ओ से औरत। मैं तो ऐसे याद रखता हूँ और कभी नहीं अटकता। चलिए एक बार और बनाना सिखाता हूँ, एक बार और बनाना सिखाता हूँ दोस्तों, 2 बार कॉपी पे आप बना के देख लीजिएगा, हमेशा बोलेंगे यही मेरी ट्रिक है। आप जीवा को लो ऐसे, ठीक है, इसमें 3 भागों में रख दें, ये मध्य, ये पश्च और ये अग्र। अरे भाई ये जीव का अग्र भाग है, अग्र हिस्सा है, ये मध्य हिस्सा है और ये पश्च हिस्सा है। आप याद रखने का तरीका कैसे स्वरों को रखा जाए, यहाँ पर ए रखें मध्य में, यानी कि ए, देखिए अब महसूस करें, जब मैं ए बोलूँगा अ, तो मेरी जीभ बिल्कुल स्टेबल है, मध्य में है, ना तो पीछे से ना आगे को निकली, ठीक है ना। अब ए के बाद में पश्च, आ के मतलब जीभ के पिछले भाग से ध्वनि निकल रही, जीभ के पिछले भाग से आ, ठीक है। अब जैसे मैं करूँगा, अगर बोलूँगा ई, तो कैसे आए, जीभ थोड़े से आगे को, जीभ अगले साइड से, जीभ के अगले हिस्से से ध्वनि निकलती नजर आई हमें, ई। तो वो तो देख लोगे आप, महसूस कर लोगे बोल के स्वयं, मैं बनाना सिखा रहा हूँ। ए, आ, फिर छोटी ई बड़ी ई, फिर छोटा ऊ बड़ा ऊ, ठीक, फिर रीरी ड्रॉप करो, ए से एडी, ए से एनक, फिर ओ से ओखली, ओ से औरत। बोलो याद हुआ कि नहीं दोस्तों, एक बार और बनाओ जल्दी से, ठीक है। ऐसे बनाता हूँ मैं तो तेजी से, मध्य है, ये मध्य है, ये अग्र है, ये पश्च है, ठीक है मित्र ना। आप भी ऐसे अभ्यास करना, यहाँ ए से अनार, यहाँ आ से आम, यहाँ छोटी से इमली, बड़ी से ईख, आ के अब आ तुरंत छोटी इमली बड़ी ईख आती है, फिर छोटा से उल्लू, बड़ा से ऊन, ऋषि को ड्रॉप करो, ए से एडी, ए से एनक, ओ से ओखली, ओ से औरत। बोलो बच्चों की तरह समझ लो, मुझसे तो बिल्कुल भैया आप बोलो समझ पाए कि नहीं, आप समझ पाए, आई होप आपको समझ पाया। चलिए और कुछ बातें बतानी आपको। अब फोटो की स्थिति के आधार पर व्रतमुखी और अव्रतमुखी से भी कभी कभी हमारे लिए क्वेश्चन आ जाते हैं कि भैया फोटो की स्थिति के आधार, जीभ की स्थिति पे तो मैंने देख लिया, जीभ की स्थिति पे तो आपको समझा दिया, जीभ के कौन से स्वर अग्र हैं, कौन से मध्य हैं, कौन से पश्च हैं, लेकिन ठीक है ना, अभी क्या फोटो की स्थिति के आधार पर हमसे पूछा जाएगा कि भैया कौन सा स्वर अग्र है, कौन सा स्वर व्रतमुखी है और कौन से अव्रतमुखी, ये भी हमसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों।
इनकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। चलो देखो, अव्रतमुखी और अव्रतमुखी क्या है, इनको भी समझो। यानी कि वे स्वर जिनको बोलते समय हमारा मुंह गोल हो जाए, जिनको बोलते समय, जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुंह गोल हो जाए, जैसे ओ, औ, ओ, औ, ठीक है ना, गोल हुआ कि नहीं। तो ये 4 स्वर उ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, औ और औ, ठीक है दोस्तों। छोटा उल्लू, बड़ा ऊन, ओ से उकली, ओ से औरत, ये कैसे हैं, ये व्रतमुखी हैं। और इसके अलावा जो भी बचे वो अव्रतमुखी हैं, उनको बोल कर देखिएगा आप। उनको आ गोल नहीं हुआ, ठीक, ए गोल नहीं हुआ, ठीक, ई गोल नहीं हुआ, बड़ा ई गोल नहीं हुआ, तो ये इनको बचे सब लिख दीजिएगा। ए, आ, ई, बड़ी ई, ठीक है दोस्तों, ए, आई और री, ठीक हो गया मित्र। 7 4 11 व्रत है ना, सारे के स्वर सुनो। तो स्वरों को कैसे विभाजित किया गया, एक बार तो जीव के आधार पर कौन सा मध्य है, कौन सा अग्र है, कौन सा पश्चिम, वो तो मैंने जीव बना के सिखा दिया। अब इनको ओठों की स्थिति के आधार पर भी हमसे पूछा जा सकता है कि भैया कौन व्रतमुखी है, कौन सा अव्रतमुखी है। तो बड़ा ही आसान है ना, जिनको व्रत यानी कि गोला मैथ में मैं सिखाऊंगा और सिखाता हूँ, ठीक है ना, यानी कि जो गोल हो जाए, व्रत के रूप में हो जाए, ओ तो ये व्रतमुखी, और जो बच गए सर वो अव्रतमुखी। तो आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए दोस्तों। तो आज मेरा वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि हर चीज़ को ट्रिक से याद कर लो और हिंदी वर्णमाला को भैया अपनी मुट्ठी में कर लो। एक भी शब्द छूट कर जाना नहीं चाहिए, एक भी क्वेश्चन बचकर जाना नहीं चाहिए। साम दाम दंड भेद मैंने ट्रिक बनाई, मैंने उन चीज़ों को जोड़ा, एक दूसरे से लिंक किया कि आप समझ पाए चीज़ों को। मित्रों, ये वीडियो ठीक है, अगर ये आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाने दोस्तों। अभी हमारा चैनल इनिशियल स्टेज पर है, अभी पूरी तरीके से ग्रो कंडीशन में नहीं है, तो इसमें भी आपको हमारी हेल्प कीजिएगा ताकि हम अच्छी चीज़ें आपके लिए लाते रहें और इसी तरीके से दोस्तों आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मजबूत करते रहें। मैं बहुत जल्दी अगली वीडियो मेरे इसके प्रैक्टिस सेट पर आएगी और आप देखोगे कि हम एक एक सवाल को टिक पार करें। दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। जय हिंद।